अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है शगुफ्ता इमरान ने कराची से। वो कहती हैं कि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी जिस वक्त ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं। हम जब भी अपनी नानी के घर जाते थे, वहीं पे मेरी वालदा और मेरी नानी एक मकान के बारे में कुछ ऐसी बातें करती थी जो उस वक्त तो हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन जब बड़े हुए और उसके मकान के बारे में कई वाकयात सुने तो कांप उठे, क्योंकि उस मकान को मैंने भी कई दफा अपनी आंखों से देखा था। गली के अंदर बना हुआ वो पुराना सा 2 मंजिला मकान जो पाकिस्तान बनने से पहले ही बनवाया गया था, जिसकी दीवारें बहुत ही ज्यादा ऊंची थी। उसकी खिड़कियां बहुत छोटी छोटी सी थीं। काफी बड़ा घर था, उसका फ्रंट काफी बड़ा था। उसके दरवाजे को जैसे ही खोला जाता तो सामने एक गली की तरह रास्ता था जो घर के अंदर दाखिल होने के लिए था। उसकी वजह यह थी कि दरवाजे के बिल्कुल साथ ही एक और दरवाजा था जो असल में एक बैठक का दरवाजा था। लेफ्ट साइड के ऊपर बैठक बनी हुई थी और राइट साइड के ऊपर जो दरवाजा था उसको जैसे ही खोलते थे तो सामने एक लंबी सी गली थी। गली जैसे ही खत्म होती तो आगे उल्टे हाथ पे आप मुड़ते, यानी सामने एक दीवार आ जाती, जाते जाते सामने बिल्कुल दीवार और उल्टी तरफ एक रास्ता होता। उस रास्ते में जैसे ही आप दाखिल हो जाते तो आप एक सहन के अंदर मौजूद होते। उसी सहन में उसी बैठक का दरवाजा जो बाहर गली में खुलता था, एक दरवाजा उसका अंदर वाली साइड पे भी था। बड़ा सा सहन था और उस सहन के साथ 2 कमरे बिल्कुल सामने बने हुए थे। और उस घर की एक खास बात और भी थी। उस बैठक के दरवाजे के साथ एक तीसरा दरवाजा भी था। उस दरवाजे से आप जैसे ही अंदर दाखिल होते तो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन तीसरे दरवाजे से आप जैसे ही दाखिल हो तो सीधे ऊपर चले जाएंगे। अगर आप उस तीसरे दरवाजे से घर में भी दाखिल होना चाहें तो घर में भी दाखिल हो सकते हैं। एक अजीब तरह का बनाया गया मकान शायद इसलिए बनाया गया था कि कल को उनकी फैमिली अगर अलग होना चाहे तो उस तीसरे रास्ते को इस्तेमाल करके डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाए। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए वो जो सीढ़ियां थीं वो इस अंदाज में बनाई गई थीं कि सहन में मौजूद कोई भी शख्स ऊपर सीढ़ियों पर जाते हुए इंसान को क्लियर देख सकता था। उसके बारे में ज्यादातर लोगों का कहना यही था कि पाकिस्तान बनने से पहले किसी फैमिली ने इस घर को तामीर कराया था, जिसके सहन में आप दाखिल हों तो 2 कमरे बिल्कुल सामने थे और उन 2 कमरों के बिल्कुल पीछे 2 कमरे और बने हुए थे, यानी नीचे कोई 4 कमरे थे। उसमें किचन, बाथरूम, 2 बाथरूम उस वक्त कहलाते थे, एक पेशाब वगैरह के लिए और एक नहाने के लिए होता था। दोनों अलग अलग होते थे। और उस मकान को इस तरह तामीर कराया गया था कि जब आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते थे तो वो भी सेपरेट एक पोर्शन था जिसमें किचन भी मौजूद था और 2 बाथरूम भी मौजूद थे। अब उस घर के जो असल मालिक थे उनके बारे में कई लोगों ने यह कहा था कि वो बाहर कहीं शिफ्ट हो गए थे और इस मकान को उन्होंने बंद कर दिया था। काफी अरसे तक यह मकान बंद पड़ा रहा। अब वो मालिक कहां थे, क्यों यह मकान बंद था, कोई भी नहीं जानता था। लेकिन यह मकान हर वक्त अंधेरे में डूबा रहता। इसके अंदर कभी भी रोशनी नहीं जलती थी। मकीन होते तो इसके अंदर रोशनी को जलाते। वहीं पे एक दफा पता चला पाकिस्तान बनने के बाद ही कि मालिक आए,
और उन्होंने इस मकान को बेचना चाहा। मास्टर हनीफ जो एक छोटे से घर में रहते थे और अपनी जमा पूंजी इतना जमा कर चुके थे कि ख्वाहिश रखते थे कि अब किराए का यह मकान छोटा सा जिसमें मैं रहता हूं, इसको छोड़कर अपना मकान खरीदा जाए। वो उनकी बीवी कलसूम, जो दोनों ही नमाजी, परहेजी, मुत्तकी, परहेजगार थे, किफायत शारी से पैसा इसलिए जमा करते रहे कि छोटे से घर में रह रहे हैं, तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन कल को अपना घर लेके एक हिस्सा किराए पर चढ़ा देंगे और एक हिस्से में खुद रहेंगे। और जब उन्होंने इस मकान के बारे में सुना और पहुंचे तो ये मकान बिल्कुल उनकी ख्वाहिश के मुताबिक था। सीढ़ियां अलग से भी थीं और उसी सीढ़ियों के जरिए घर में भी दाखिल हुआ जा सकता था। 3 दरवाजे थे। पहला राइट साइड पे जो दरवाजा था वो घर की गली का था, दूसरा बैठक का था और लेफ्ट साइड का तीसरा दरवाजा सीढ़ियों का था जो ऊपर भी जाती थी और उसका रास्ता नीचे भी जाता था। मास्टर हनीफ को जब कीमत का पता चला तो वो बिल्कुल उनकी ना सिर्फ म्यार पे पूरा उतरता था, बल्कि इतना पैसे भी उनके पास मौजूद थे कि वो इस मकान को आसानी से खरीद सकते थे। उन्होंने फौरी तौर पे उस मकान को खरीद लिया। अब कई सालों से जो बंद मकान था, जहां अंदर जाले ही जाले थे, हर तरफ धूल मट्टी का राज था, जब वो पहली दफा उस घर के अंदर दाखिल हुए तो मालिक ने पहले ही उनको कह दिया था, क्योंकि हम बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए थे, कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ है, आपको इसको अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। मास्टर हनीफ तो खुश थे, घर मिल गया, वो कैसे ना साफ करते। कुछ रिश्तेदारों को बुलाया, मिल के नीचे ऊपर पूरे मकान को साफ कर दिया। एक एक जाले को हटा दिया गया, धूल मट्टी को साफ कर दिया गया, घर को चमका दिया गया, रहने के काबिल बना दिया गया। जिस वक्त दोनों मियां बीवी इस घर में शिफ्ट हुए तो उनके वो 2 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें एक की उम्र 3 साल और मुख्तियार की उम्र 4 साल थी और अबू बकर उससे छोटा 3 साल का था। 4 लोगों की यह फैमिली थी। 4 नीचे कमरे थे, ऊपर भी पूरा एक पोर्शन बना हुआ था। यह मकान उनसे बहुत बड़ा था उनकी फैमिली के लिए। उन्होंने आते ही लोगों के जिम्मे लगा दिया इस मोहल्ले में कि यह ऊपर वाला पोर्शन खाली है, कोई भी लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन उनकी तरजीह यही थी कि कोई फैमिली ही ले। वहीं पे उनके पास खाला अजरा आई और उन्हें बताया उनके शौहर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, बड़ा बेटा कलीम जॉब करता है और इब्राहिम और साजिदा उनके 2 छोटे बेटे हैं। वो इस मकान को किराए पे लेने की ख्वाहिशमंद थी। यूं किराया तय हुआ और ऊपर वाला पोर्शन उनको दे दिया गया। मास्टर हनीफ और उनकी बीवी कलसूम दोनों हमेशा हंसी खुशी रहने वाले इंसान थे, लेकिन उनके दोनों बेटे मुख्तियार और अबू बकर बेइंतहा शरारती थे। 4 साल का मुख्तियार और 3 साल का अबू बकर। वो सारा दिन भागते कूदते, इधर उधर खेलते, छुपन छुपाई खेलते। और जब उस घर में उनको पता चला कि ऊपर फैमिली आई है, उनके भी 2 बच्चे हैं, तो वो बेइंतहा खुश हो गए। वो तकरीबन दोनों बच्चे भी उनके हम उम्र ही थे, थोड़े से उनसे बड़े थे, शायद 1 साल 1.5 साल। यूं वो दोनों बच्चे ऊपर चले जाते और उनके साथ खूब हल्ला गुल्ला करते, शरारतें करते। अब ये गली का कई सालों से वीरान पड़ा हुआ मकान आबाद हो चुका था। कलसूम मास्टर हनीफ की बीवी अपने इस मकान पे बहुत खुश थी। अक्सर लोगों को, मोहल्ले वालों को बुलाती, उनकी दावत करती। कई सालों बाद उसकी मुराद पूरी हुई थी, वो अपना जाती घर ले सकी थी, उसकी अपनी छत थी। कुछ दिनों के बाद उसने महसूस किया कि वो जब खाना पकाती है, सालन 2 टाइम बनाती थी, एक सुबह सुबह और एक रात को,
उसने नोट किया कि जो रात के लिए वो हांडी चढ़ाती है, गोश्त सब्जी कुछ भी पकाती है, तो वो 4 लोगों के लिए बनाती थी, लेकिन जब भी वो हांडी खोलती और सालन डाल कर देती तो उसे महसूस होता कि सालन कुछ कम है, क्योंकि अक्सर पहले ये होता था रात का सालन बच जाता था तो उसको सुबह के लिए रख दिया जाता था, नाश्ते में खा लिया जाएगा। दिन के लिए अलग से पकाया जाता था, रात को अलग से पकाया जाता था। अब तो लोग एक ही दफा हांडी पकाते हैं और सुबह दोपहर शाम खा लेते हैं। पहले अक्सर यह होता था कि दिन को अलग हांडी बनती थी, रात वाली जो हांडी थी वो इतनी बच जाती थी कि सुबह नाश्ते में भी काम आती थी। उसने नोट किया कि पहले दौर में, अब भी शायद कराची जैसे शहर में ऐसा होता हो, गांव में तो ऐसा होता है, ये तो शहरों में है कि एक पूरा बर्तन जो भरा हुआ सालन का होता है सामने रख दिया जाता है, हर कोई अपनी मर्जी से डालता है। उस दौर में और आज भी काफी जगहों पे कटोरियां होती थी, उसमें सबके सालन डालकर अलग से रख दिए जाते थे। जब कोई आता था तो उसकी कटोरी ये तुम्हारी है, वो एक सालन की उसके आगे रख दी जाती है और अपना रोटी खाता। वो नोट कर रही थी दोनों बच्चों के सालन की कटोरियां बना के, शौहर की बना के, अपनी बना के, उसके बाद सालन खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना बनाया था कि सुबह नाश्ते में भी इस्तेमाल हो जाता, ये कैसे कम हो गया? कुछ दिन तक वो इसी शशोपंज में मुब्तला रही कि यह नामुमकिन था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। कि वहीं एक दिन तो कमाल ही हो गया। मास्टर हनीफ जो दिन का खाना खाने के लिए घर आते थे, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों को चले जाते थे, एक स्कूल में पढ़ाते थे। दिन का खाना खाकर चले गए, कलसूम घर के कामों में मसरूफ हो गई। उसने कुछ पैसे घर में एक जगह पर रख दिए कि अभी उठाती हूं, मैं खाना बना लूं। घर में कोई भी दाखिल नहीं हुआ था, बच्चे शरारतें करते फिर रहे थे, वो ऊपर चले गए थे। वो पैसे रखकर बाहर आई, काम काज में मसरूफ हो गई। शौहर आ गए, हाँ वो पैसे दे दो, वो तुम्हें दिए थे रखने के लिए, वो वापस दो। शौहर रखवा के गए थे। वो अंदर गई हैं, पैसे वाली जगह पे हाथ मारा तो देखा पैसे वहां पर नहीं हैं। परेशान सी हो गई, वापस आई, इधर उधर ढूंढना शुरू हो गई। शौहर ने कहा क्या हुआ है? पैसे दो, मैंने देने हैं किसी को, तुम्हारे पास वो रखवाए थे। वो बोली पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए, मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे। ढूंढते 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 परेशान हो गई। शौहर को बताया कि मैंने फलां जगह पे रखे थे, पता नहीं अब वहां मिल नहीं रहे। शौहर भी आए, ढूंढना शुरू किया तो जिस जगह पे उन्होंने पैसे रखे थे उस जगह पे शौहर गए तो देखा पैसे रखे हुए। शौहर ने पूछा कहाँ रखे थे? कहा वो जो मसहरी बनी हुई है उसके ऊपर वो जो मुसल्ला बिछा हुआ है उस मुसल्ले के नीचे रख दिए थे। तो शौहर ने जाते ही मुसल्ला उठा के कहा ये देखो, ये वहां पे रखे हुए। कलसूम तुम कहां ढूंढ रही हो? उसने कहा जब मुझे ये याद है मैंने इस मसहरी पे बिछे हुए मुसल्ले के नीचे रखे थे तो मैंने तो सबसे पहले इसी के नीचे जाकर देखा था। ये कैसे हो सकता है मैंने उसके नीचे ना देखा हो? तो शौहर बोले कलसूम मैंने भी तो उसी मसहरी के नीचे ही आकर देखा है, और देखो फौरन से पहले मिल गए हैं। न गए, आजकल तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा रेस्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ ये बड़ा घर है, इसके काम काज संभालते संभालते करते करते इंसान थक जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। शौहर ने पैसे उठाए और चले गए। उन्होंने भी अपने आप से यही कहा शायद मुझे लगता है मैं भूल गई हूं, यहाँ कुछ ऐसा है कि बड़ा घर है, छोटा पहले घर था, मैनेज हो जाता था इसको संभालते देखते, 4 कमरे हैं, बच्चे हैं, ये है वो है। उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। अपनी तस्बीह जिस जगह पे वो लटकाती थी, वो अपनी तस्बीह को उठाने के लिए गई तो देखा तस्बीह उस जगह पे नहीं लटकी हुई। समझ गई बच्चों ने शरारत की होगी, उठा ली होगी। बच्चों से जाके पूछा तस्बीह तुमने ली है? उन्होंने कहा नहीं। जानती थी बच्चे हैं, शरारती हैं, उसको फौरन कहा वापस रख दो जहां पे भी है, मुझे पता है तुम लोगों ने उठाई है। थोड़ी देर के बाद आई तो बच्चों ने तस्बीह वहां पे लटका दी थी। समझ गई बच्चों ने शरारत की थी। लेकिन ठीक अगले ही दिन बच्चे घर पर नहीं थे, ऊपर गए हुए थे। जानती थी वो खेलने के लिए गए हुए हैं, पूछ के गए थे। गई हैं तो देखती हैं तस्बीह नहीं है जहां पे लटकी होती थी।
समझ गई कि देखो शरारत करते हुए मेरी तस्बीह ऊपर लेकर चले गए हैं या कहाँ छुपा गए हैं, फिर वो शरारत कर गए, आ जाए मैं इनको बताती हूं। थोड़ी देर के बाद अंदर काम से गई तो क्या देखती हैं, तस्बीह उस जगह पर लटकी हुई है। हैरत से जाके तस्बीह को देखा, बच्चे तो अभी तक ऊपर थे या क्या बच्चे नीचे आए थे। तस्बीह उठा ली और थोड़ी देर के बाद निगाह पड़ी, बच्चे नीचे आ रहे थे। उनसे पूछा, हाँ अभी थोड़ी देर पहले नीचे आए थे? उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपसे पूछ के गए थे, ऊपर ही थे, अभी आ रहे हैं। हैरान हुई इस बात पे, लेकिन चुप कर गई। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी, चांदी की बनी हुई, कंगन कहते हैं उनको मेरे ख्याल में शायद। उन्होंने वो उठाकर अपना एक ट्रंक टाइप सा था छोटा सा ज्वेलरी के लिए, उसके अंदर रख दिया। अब बच्चों की वो पहुंच से दूर था, बहुत ऊंचा था, बच्चे वहां पर नहीं जा सकते थे। 2-3 दिन के बाद उनको याद आया तो वो गई, उस ट्रंक को खोला तो देखा उसमें वो चांदी के कंगन मौजूद नहीं है। बच्चे तो वहां तक पहुंच नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी बच्चों से पूछ लिया, इधर उधर ढूंढा, इधर ढूंढा, मैं कहां रख बैठी हूं, क्या हो गया आजकल मेरे दिमाग को, इधर उधर सारा ढूंढ माला, कंगन ना मिले। शौहर आए, बीवी को परेशान देखा, कहा कलसूम क्या हुआ है, खैर है, परेशान लग रही हो। कलसूम ने बताया कि ऐसे मैं कंगन पता नहीं कहां रख बैठी हूं, कंगन नहीं मिल रहे, कहां रखे थे? उस छोटे से ट्रंक में। शौहर ने इधर उधर ढूंढा, ट्रंक को जाकर ढूंढा तो देखा ट्रंक की एक साइड पे कपड़े जो छोटे से रखे हुए हैं, उसके नीचे वो कंगन रखे हुए हैं। उन्होंने कंगन उठाया और बीवी से कहा, इसको ढूंढ रही थी? कहा हाँ हाँ, कहां से मिले? कलसूम क्या हो गया है तुम्हें, अभी तुम इतनी बूढ़ी तो नहीं हुई, जवान हो, ये ट्रंक में से ही निकले हैं। वो बोली, नहीं ये ट्रंक में नहीं निकल सकते, मैं ट्रंक से ही ढूंढ के तो आई हूं। तो बाबा मैंने कहां से निकाले हैं, ट्रंक से ही निकाले हैं, ट्रंक से ही निकाल के तुम्हें दे रहा हूं। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें कलसूम, कहां हो आजकल तुम? क्योंकि शौहर को महसूस हो चुका था कि अब अक्सर ऐसा होता था, वो खाना भी जो बनाती थी तो वो खाना रात को सिर्फ वो खा लेते थे, सुबह के लिए नाश्ते के लिए नहीं बचता था। और शौहर यही नोट कर रहे थे कि थकावट है, ये इस घर की वजह से कुछ तो ऐसा हो रहा है कि बीवी भूलना शुरू हो गई है, और वो सालन जब तकसीम कर देती है सब में तो सुबह के लिए सालन नहीं बचता। वो एक दो दफा बीवी से कह भी चुके थे कि क्या मैं सालन और सब्जी ज्यादा लेकर आऊं, क्या हो रहा है, या कोई मेहमान आता है या किसी को दे देती हो? तो वो कहे नहीं, यही सब्जी पहले खाते रहे हैं, इतनी ही काफी होती है, हम रात को भी खा लेते हैं और सुबह भी नाश्ते में इस्तेमाल करते थे, तो फिर कम क्यों पड़ रही है? मैं खुद नहीं जानती क्यों कम पड़ रही है। गोश्त लाए शौहर, मास्टर हनीफ, पकाने के लिए गोश्त दे दिया। किचन में गई तो उन्होंने देखा घर के अंदर एक काली बिल्ली आ गई है। काफी बड़ी मोटी तगड़ी बिल्ली थी। अब वो कच्चा गोश्त उस वक्त काट रही थी पकाने के लिए, तो बिल्ली को देखा तो समझ गई, ओहो ये कहां से आ गई, चलो इसमें से जो कोई छिछड़े निकलेंगे वो मैं बिल्ली को डाल देती हूं। उसने उस गोश्त को साफ करते हुए जो उसमें से खराब पार्ट होता है, छिछड़े होते हैं, वो उठा के बिल्ली को फेंक दिए। बिल्ली ने खाए और बिल्ली इर्द गिर्द मंडलाना शुरू हो गई, इस तरह मंडला रही थी कि और भी दो। उसने कहा और नहीं है, भाग जा यहां से। खैर गोश्त धुल गया, पकाने के लिए हांडी में डाल दिया, हांडी बनाई, थोड़ी देर के बाद हांडी पक गई। उसने हांडी को बंद रखा, शौहर आ जाए उसके बाद बच्चे और बैठ के खाएंगे। मास्टर हनीफ घर तशरीफ ले आए तो कहा, बेगम भूख लगी है, बस जल्दी से खाना दे दो। आज वो लेट हो गए थे। वो बोली, हाँ मैं तो खुद आपका इंतजार कर रही थी, भूख लगी हुई थी, बच्चों को भी। तो उन्होंने कहा, बाबा आ जाए हम उनके साथ खाएंगे। तो आज तो आप लेट हो गए, हाँ बस जल्दी करो, अब खाना दे दो। उन्होंने खाना आज डाला नहीं था कि जब आएंगे मैं डाल के उसी वक्त उनको दे दूंगी, जो बचेगा वो सुबह नाश्ते में खाएंगे गोश्त।
जैसे ही हांडी खोली गई तो हांडी बिल्कुल खाली, इस अंदाज में जैसे किसी ने हांडी में से गोश्त खाने के बाद हांडी को धोकर साफ करके रख दिया हो। शौहर परेशान हो गए, बीवी को हक्का बक्का बैठा देखकर। कलसूम, क्या हुआ है? किस गहरी सोच में चली गई हो यार? भूख लगी है। मैंने कहा खाना दे दो और मैं हैरान हो रहा हूं कि तुम सोचों में गुम हो गई हो। उसने अजीब सी निगाह की, अपने शौहर को देखा और कहा, हांडी खाली है। क्या? हांडी खाली है? क्या मतलब इस बात का? मैंने हांडी बनाई थी, गोश्त बनाया था, पकाया था, पका कर नमक मिर्च चेक करके रख दिया, आपका इंतजार कर रही थी। अब देख रही हूं तो हांडी में कुछ भी नहीं है। मास्टर हनीफ बोले, क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कैसे हो सकता है? तुमने हांडी बनाई हो और हांडी की हांडी खाली हो। पहले तो चलो खाना कम पड़ जाता था, सुबह के लिए नहीं बचता था, अब तुम कह रही हो हांडी ही नहीं है। हटो, मुझे देखने दो। जब उन्होंने हांडी को खोल के देखा, हांडी बिल्कुल ऐसे साफ जैसे किसी ने हांडी पकाई ही ना हो, खाली, यानी अभी तक उसको इस्तेमाल ही ना किया गया हो, जैसे धो के किसने रख दी हो। वो हांडी को देखकर बोले, ये तो बिल्कुल खाली है, तो तुमने इसको पकाया ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर चलो तुमने पकाई थी, थोड़ा सा तो इसमें कुछ लगा होता, ये तो किसने धो के रखी हुई है। हैरान हो गए, कुछ देर बोलते रहे, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आई, भूख से बुरा हाल था, कहा चलो मैं अब बाहर से ले आता हूं कुछ खाने को। वो बाहर से खाने को ले आए और जब किचन में दाखिल हुए तो बीवी को देखकर हैरान रह गए। जिस शापर में वो थैले में गोश्त लेकर आए थे, गोश्त उसी तरह थैले में रखा हुआ था और बीवी खड़ी थैले को देख रही थी। उन्होंने भी आते ही देख लिया, कहा, देखा ना, मैंने कहा था तुमसे कि तुमने पकाया ही नहीं। देचकी को देखकर लगता है हांडी खाली है और ये देखो, ये गोश्त उसी तरह पड़ा हुआ है। वो अपने शौहर की तरफ देखकर चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी उन्होंने तो गोश्त को साफ किया था, चिचड़े काली बिल्ली को डाले थे और पकाया था। ये कैसे हो सकता था? गोश्त वैसे रखा हुआ है। अल्लाह वाली थी, नमाज कुरान पढ़ती थी, लेकिन कोई इल्म तो नहीं जानती थी, चुप हो गई। बाहर का खाना आया, उन्होंने खा लिया। अगले दिन काली बिल्ली वो फिर से आ गई, क्योंकि आज उन्होंने कहा मैं वो गोश्त तो रखा है, उसको पका लेती हूं। काली बिल्ली को देखा तो कहा नहीं, इसको नहीं देना। उसको भगाने की कोशिश की, डंडा उठाया, इधर उधर डराया, बिल्ली भाग गई। उन्होंने गोश्त पकाया। गोश्त पकाने के बाद उसके छिछड़े साइड पर रख दिए, मसाला बनाया, हांडी बनाई, हांडी को अच्छी तरीके ढांप दिया, किचन के दरवाजे को बंद कर दिया कि अगर 1 मिनट के लिए भी इधर उधर जाना है तो किचन का दरवाजा बंद रहे, ये ना खुला रहे। शौहर जल्दी आ गए, कहा खाना तैयार है? कहा हां, वो जो गोश्त था मैंने पका लिया है। उसी टाइम खाना लेने के लिए किचन के अंदर गई, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। दरवाजा खोला और अंदर गई तो वापस ही ना आई। शौहर बाहर परेशान कि भाई खाना ले आओ, क्या हुआ है? और जब आवाज देने पे भी शौहर बाहर देखा, वो बीवी बाहर नहीं आ रही कलसूम, तो शौहर उठ के अंदर गए तो क्या देखते हैं, हांडी बिल्कुल खाली है और बीवी खड़ी हुई है सर पकड़ के। उन्होंने कहा अब ये ना कह देना आज फिर तुमने गोश्त पकाया था और हांडी खाली हो गई। एकदम से उनको याद आया, भागी और चिचड़ों की तरफ देखा और कहा ये देखें, मैंने गोश्त साफ किया था, ये उसके चिचड़े भी हैं, मैंने पकाया है हांडी को। शौहर बोले, कलसूम, अगर तुमने पकाया था तो मेरा सवाल यह है, सालन कहां गया? हांडी कहां गई? ये तो धुली हुई हांडी है। क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अब शौहर भी परेशान हो गए कि बीवी को ये क्या हो रहा है, इस घर में आने के बाद ये कैसा क्या कुछ चल रहा है। उन्होंने बिठा के बीवी से पूछा, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई दुख वाली बात है, किसी ने कुछ कह दिया है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा शौहर हूं, लाइफ पार्टनर हूं, मुझसे मत छुपाओ। वो बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने कहा ये फिर कैसा क्यों हो रहा है? वो खुद बोली, मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं है, ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद
बच्चे जो ऊपर अक्सर खेलने के लिए जाते थे, सुबह ही सुबह खाला अजरा नीचे आई और बोली, मैं आज अपनी फैमिली के साथ अपने रिश्तेदारों के घर जा रही हूं, हम लोग रात को वापस आएंगे या हो सकता है जल्दी भी वापस आ जाएं। वो कहकर चले गए। कलसूम अपने कामों में मसरूफ हो गई कि बच्चे खेलने के लिए ऊपर चले गए। कलसूम ने नीचे से आवाज लगाई बच्चों को, क्या कर रहे हो ऊपर? ऊपर कोई भी नहीं है, नीचे आ जाओ। तो एक बच्चा सीढ़ी में आकर बोला, बड़े वाला, मुख्तियार, हम खेल रहे हैं, वो इधर ही हैं घर में, हम उनके साथ खेल रहे हैं। वो समझी शायद आ गए होंगे क्योंकि उनका रास्ता ही अलग था। अच्छा ठीक है, बस जल्दी नीचे आ जाना। वो दोनों खेलते रहे। खेलने के थोड़ी देर के बाद नीचे आ गए। कलसूम ने पूछा, हाँ भूख लगी है? उन्होंने कहा, नहीं, आपको पता है आज क्या हुआ है? उन्होंने कहा, हाँ। उन मासूम बच्चों ने बताना शुरू किया कि खाला अजरा आज अपने बच्चों को डांट रही थी। बड़ा बेटा तो जॉब करता था, कलीम, उससे छोटे इब्राहिम और साजिदा थे जो उसके साथ खेलते थे। तो वो दोनों बता रहे, इब्राहिम और साजिदा को खाला ने डांटा है, आज खाला ने उनको ये कहा है, फिर ये कहा है। ऐसी तोतली ज़बानों में कई बातें उनके बारे में बताई कि खाला ने आज ये किया उनके साथ। कलसूम समझी खाला अजरा आ गई होगी, डांटा होगा आज अपने बच्चों को किसी बात पे, जिस तरह माँ बाप डांटते, एक नॉर्मल सी बात थी। बच्चों ने खाना शाना खाया, उनको भूख लगी हुई थी, बाप का इंतजार नहीं किया। खाना शाना खाया, शौहर आ गया, उनको खाना दिया और उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ने लगी कि ईशा की नमाज पढ़ लूं, उसके बाद सोती हूं। ईशा की नमाज पढ़ के उठने ही लगी थी कि बाहर सीढ़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने कहा, ये कौन आया है? कोई मेहमान आए हैं उनके, खाला अजरा के। रात को वो उठी हैं और चलती हुई जब आई हैं, देखा सीढ़ियों पे खाला अजरा और उनके तीनों बच्चे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। खाला अजरा को देखते ही कलसूम बोली, खाला बाहर गई थी क्या दोबारा आप? नहीं, हम लोग तो अभी आ रहे हैं, आपको बताया तो था, सुबह बता कर गई थी बेटी, हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, या जल्दी आ जाएंगे या हो सकता है लेट हो जाए, तो बस लेट हो गए, अभी अभी आ रहे हैं। वो एकदम से चौंकी और बोली, खाला आप लोग जल्दी नहीं आए थे आज? अरे कहाँ बेटी, अभी अभी पहुंचे हैं, थक गए हैं, बस नींद से बुरी हाल है, बस अभी अभी घर में दाखिल हो रहे हैं, सुबह के गए हुए अभी आए हैं। चलती हूँ ऊपर, सुबह बात करेंगे, अब तो थकी हुई हूँ। बच्चे ऊपर जा चुके थे, खाला अदरा भी पीछे चली गई और वो खड़ी होकर परेशान सोचना शुरू हो गई, अगर ये अभी आ रहे हैं, बच्चे जो शाम को ऊपर खेलने के लिए जाते हैं वो खेलते रहे हैं साजिदा और इब्राहिम के साथ, और वो बता रहे हैं आज तो उनको माँ ने डांटा है, आज तो माँ ने ये किया है, वो किया है, तो वो किसके साथ खेलते रहे? तो अभी आए हैं, साजिदा भी, इब्राहिम भी और उनका बड़ा बेटा भी, खाला अजरा भी। वो चौंक गई, कमरे में दाखिल हुई, शौहर को कहती हैं, कुछ अजीब हो रहा है। बोले, क्या हुआ है? कहा, हांडी में से सालन गुम हो जाना, सालन का कम पड़ जाना, अक्सर एक काली बिल्ली भी आती है, लेकिन चीज़ें रखते हैं, आप कहते हैं मैं ट्रंक में चीज़ें रखती हूं, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, आप आते हैं ढूंढते हैं वहीं पड़ी होती हैं, आपको शायद यही समझ लग रही है कि मैं भूलना शुरू हो गई हूं। भूलने की बीमारी ऐसी है, चीज़ें रख के भूल जाती हूं, चीज़ें फिर वहीं से मिल जाती हैं, खाने में भी ये कर रही हूं, वो कर रही हूं, मेरे साथ कोई मसला चल रहा है। लेकिन आपको पता है आज क्या हुआ है? हाँ बोलो, शौहर बोले, मास्टर हनीफ तो बोली, खाला अजरा अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारों के घर गई थी और मुझे कह के गई थी हम लोग या शायद जल्दी आ जाएंगे या रात को लेट आएंगे। बच्चे शाम को खेलने के लिए ऊपर चले गए और जब बच्चे ऊपर गए हैं तो मैंने उनको आवाज दी, ऊपर तो कोई नहीं है, नीचे आ जाओ। तो ऊपर से ही बड़ा मुख्तियार बोला है, नहीं हम लोग खेल रहे हैं इब्राहिम और साजिदा के साथ। मैंने कहा वो लोग वापस आ गए हैं? तो कहते हैं हाँ वो ऊपर ही हैं। तो मैंने कहा अच्छा खेलो, जल्दी नीचे आ जाना। वो उसके साथ खेलते रहे हैं और खेलते खेलते रात को जब नीचे आए हैं शाम को,
तो आके इतनी बातें बताई हैं कि खाला हजरा अपने बच्चों को डांट रही थी, ये वाली बात हुई, ये वाली बात हुई, कई बातें बताई। मैंने कहा हुआ होगा। और जब ईशा की नमाज पढ़ रही थी तो खाला हजरा तो उस वक्त ऊपर आई हैं। वो कहती हैं हम ऊपर आए ही नहीं हैं, हम तो अभी अभी आ रहे हैं। शौहर ने कहा नहीं, ये कैसे मुमकिन है? कहती है आप पूछ लीजिए सुबह बच्चों से भी और खाला हजरा से भी। शौहर ठठक गए। सुबह उठते ही बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कल का वही सारा कुछ बताया। हाँ हम खेलते रहे हैं, ये था वो था, खाला ने डांटा बच्चों को, ये किया वो किया, और इंतजार में रहे। खाला को बुलाया है, हाल अहवाल पूछा जैसे वैसे पूछता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ये तो नहीं वो नहीं, कब लोग आए आप लोग, कब वापस आए रात? तो उन्होंने वही कहा हम सुबह गए थे और रात को वापस आए। वो चौंक गए। बच्चे बयान दे रहे हैं हमने खाला और बच्चों को देखा है, और खाला कह रही हैं हम लेट आई हैं, बीवी ने भी यही बात बताई। वो कुछ अजीब से हो गए। अब उनको लग रहा था कि बीवी पहले ठीक थी, इस घर में आके उनको जो लग रहा था कि थक जाती हैं, बड़ा घर है, ये है वो है, मामला कुछ और है। उस शाम घर में दाखिल हुए, बीवी ने खाने के लिए खाना निकाला तो पता चला आज फिर खाना कम हो गया है। अब वो बोली यही सब्जी आप जब पहले पका के लाते हैं, आज से हफ्ता पहले इतनी ही लाए थे ना, मैंने पकाई थी, आप लोगों ने खाई और सुबह नाश्ते में भी बच गई। आज भी उतनी ही मैंने पकाई, अभी खाई है, सुबह नाश्ते के लिए नहीं है। आप खुद सोचे मैंने कहां की होगी? जब मैंने पकाई है तो सारी पकाऊंगी ना, तो कहां गई बाकी? शौहर चुप रहे। मास्टर हनीफ और खाला हजरा जिस कमरे में सोते थे, उस कमरे में खाला सोने से पहले जग पे बिस्तर के साथ पानी का एक जग और गिलास रख देती थी ताकि रात को प्यास लगे। पहले वक्तों में लोग पानी रखते थे, अब भी रखते हैं, तो जग से पानी निकाल के आप पी लें। मास्टर हनीफ सोए हुए थे कि उनकी आंख खुल गई। करवट लेकर सोए हुए थे, उनको शायद प्यास लगी थी। जिस तरफ उन्होंने करवट ली हुई थी, पानी उसके दूसरी तरफ रखा था। उनके बिल्कुल साथ ही कलसूम लेटी थी, उनकी बीवी, और कलसूम की उस तरफ पानी और जग रखा था। कलसूम अक्सर रात को पानी पीती थी, वो अपनी साइड पे रख लेती थी। अभी वो करवट बदलकर उसी तरफ लेटे हुए ही थे कि उनको महसूस हुआ उनकी बीवी उठी है बिस्तर से, और जैसे ही बिस्तर से उठी है, उसने जग उठाया है, पानी का जग उठाया है और गिलास भी उठाया है और उसमें पानी डाला है। जब आप जग से गिलास में पानी डालते हैं, एक बाकायदा आवाज आती है, तो गिलास के अंदर पानी डालने की रात के टाइम आवाज आ रही है। वापस जग को नीचे रख दिया गया और गिलास से उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। गुटक गुटक गुटक, जैसे पानी पीने की एक आवाज आती है, इंसान पानी पी रहा है। पानी वो पी चुकी तो उसी वक्त लेटे लेटे बोले मुझे भी देना पानी। तो आगे से खाला कलसूम बोलती थी जी मैं देती हूं। खामोशी रही। उनको बड़ा अजीब लगा कि मैंने पानी मांगा और उन्होंने जवाब नहीं दिया। एकदम से करवट बदली कि क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आई? मैंने कहा मुझे भी पानी देना। जैसे ही करवट बदली तो क्या देखते हैं, बिस्तर बिल्कुल खाली है और जिस जगह पे खाला कलसूम को खड़ा होकर पानी पीना चाहिए था, उस जगह पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हैरान हुए। जीरो का बल्ब जल रहा था, जल्दी से रोशनी जला दी। जैसे ही रोशनी जलाई तो क्या देखते हैं, अभी अभी उस गिलास के अंदर पानी डाल के जो पिया गया था, उसके चंद कतरे वहां पे गिरे हुए भी थे और जग के अंदर से पानी भी कम हो चुका था, जैसे पानी पी लिया गया हो। वो जो जग भरा होता था उसमें अब पानी इतना कम रह गया था कि शायद आधा गिलास उसमें भरा जा सके। फिर भी उठ के उन्होंने जग को उठाया। इतना कम पानी जब गिलास भरा तो वो आधा गिलास, कि ये पानी सारा कहां गया? वो हमेशा जग भर के रखती थी, एक दो गिलास ही दोनों पी सकते थे, ये तो पूरा जग खाली कर दिया गया। तो बीवी कहां है? जग को वहीं पे रखा, चलते हुए बीवी को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकल आए। साथ वाले कमरे में गए तो क्या देखते हैं, कलसूम बच्चों के साथ उनके बिस्तर पर सोई हुई है। एक झटका सा लगा, बीवी तो यहां पे सोई है तो ये पानी कौन पी रहा था? तो
एकदम एहसास हो गया कि बीवी जो कुछ कह रही थी कल, इसका मतलब है वो सब सच है, मामला गड़बड़ है। ये क्या हुआ? इसका मतलब है क्या इस घर में कोई मखलूक है? क्या इस घर में जिन्नात रहते हैं? यह क्या मामला है? यह अब ऐसा सवाल था जिसका उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने अपने एक दो जानने वालों को खामोशी के साथ जिम्मे लगा दिया कि यार कोई ढूंढो, कोई बंदा मिल जाए जो अल्लाह वाला हो तो उससे काम है। दोस्तों ने कहा ठीक है, कोई ऐसा नेक, वाकई जेन्युइन अल्लाह वाला हो तो उसको ढूंढ कर बताते हैं। घर में मामला उसी तरह जारी रहे। चीजें गुम हो जाती, अपनी जगह पे वापस रखी हुई मिल जाती, पैसे गुम हो जाते, वापस अपनी जगह पे रखे हुए मिल जाते, या बाज़ औक़ात किसी दूसरी जगह से मिलते, सॉलन कम पड़ जाता। और दोनों अजीब उलझन का शिकार हो गए थे। खाला जब बताती तो आगे से कहते हाँ तुम ठीक कह रही हो, मामला कुछ गड़बड़ है। अब मैं तुम पे शक नहीं कर रहा, बल्कि इस घर पे मुझे शक हो रहा है, मामला यहां पे कुछ है। खाला अजरा एक दिन नीचे उतरी, कहा मास्टर साहब हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं। एकदम से चौंक पड़े, किराया आता था। कहा क्यों, क्या हुआ? खाला इस घर में कोई मसला है। पहले तो हम समझते रहे कि हमारा वहम है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है। आपको पता है कल मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है? शुरू शुरू में तो यह होता था कि हमारी चीजें गुम हो जाती थी, अक्सर मिल भी जाती थी और कभी कभी तो मिलती ही नहीं थी। हमारे पैसे भी गुम हो जाते। मेरे दोनों बच्चे उस जगह तक पहुंच ही नहीं सकते। मेरा बेटा जॉब करता है, कलीम, उसकी ऐसी आदत नहीं है। एक दफा उसने तनख्वाह ला के वो मेरे हाथ में रखता है, मुझे तनख्वाह दी, मैंने वो तनख्वाह एक जगह पर पैसे छुपा दिए। चोर वगैरह का भी डर होता है। वो शाम को ही आया था, अपनी तनख्वाह लेकर आया था, तो मैंने वो तनख्वाह उससे ली। वो अपने कमरे में सोने चला गया, मैंने वो एक जगह पर छुपा दिए, दरवाजा बंद किया और हम लोग सो गए। जब मैं सुबह उठी तो कुछ पैसे उसमें से निकालने थे। जब मैंने उस जगह पे जाकर देखा तो वहां पर पैसे नहीं थे। मैं परेशान हो गई कि रात को मैंने पैसे रखे थे, कहां गए? मैंने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते मुझे परेशान देख के बेटा कलीम भी आ गया कि अम्मा क्या हुआ है, किस बात पे परेशान है। मैंने उनको बताया तो वो भी मेरे साथ ढूंढना शुरू हो गया। ढूंढते ढूंढते एक जगह पे तकिए के अंदर वाली साइड से पैसे निकले हैं। उसने निकाल के मुझे दिया और कहता है ये है मां पैसे, आपने इधर रख दिए थे और आप कहां ढूंढ रही हैं? मुझे याद था मैंने वहां पे रखे थे। और जब पैसे निकाले तो उसमें से थोड़े से पैसे कम भी थे। मैंने उससे कहा गिन के कि ये क्या तूने मुझे कम दिए थे? उसने कहा हाँ मैंने तो पूरी तनख्वाह दी थी जिस तरह देता हूं, अब इसमें कम है, आप भूल गई होंगी कहीं रख के, जैसे आपको ये याद नहीं थे तकिए के नीचे, आप कहीं भूल गई होंगी। मैं चुप कर गई कि शायद भूल गई होंगी। लेकिन उसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मेरी चीजें ऐसे गुम होने लगी। और एक दफा रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुली। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है। मैंने कहा मेरा वहम है या वाकई कलीम उठा हुआ है? बच्चे तो सो रहे होंगे दोनों। मैंने आवाज दी कलीम बेटा तुम हो? तो वो जो कोई भी था दरवाजे के आगे से हट गया। तो मुझे शक पड़ा कि कोई चोर ना हो। मैं आहिस्ता से चलती हुई दरवाजे तक पहुंची, इधर उधर देखा और दरवाजा खोलकर जब बाहर झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं कमरे में दाखिल हो गई, दरवाजे को बंद कर लिया। अभी बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि मैंने एक अजीब सा मंजर देखा। कमरे के कोने के अंदर एक काला सा, हल्का सा, जैसे किसी का साया सा होता है, ऐसे ही किसी का साया सा खड़ा हुआ था। मैं एकदम से चौंक गई, अपनी आंखों को बंद किया, खोला, बंद किया कि ये क्या है, साया है या मुझे वहम हो रहा है। कि मैंने देखा वो साया तेजी से दीवार के अंदर चला गया।
और मैं उसको अपना वहम समझ बैठी कि ये मेरा साया था, मैं उठ के बैठी, या क्या हुआ, मेरे ख्याल में मेरा वहम है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने अपने छोटे बेटे और अपनी बेटी साजिदा और इब्राहिम को देखा कि वो आपके बच्चों के साथ खेल रहे थे। आपके बच्चे अक्सर ऊपर खेलने के लिए आ जाते थे। मैंने अपने बच्चों को अंदर बुलाया, आ जाओ खाना खाने के लिए। तो मेरे बच्चे अंदर आ गए। मैं आपके बच्चों को भी चाह रही थी वो भी खाना खा लें, उनको भी मैंने अंदर बुलाया, लेकिन वो नहीं आए, बल्कि वहीं खड़े रहे। मुझे अजीब सा लगा। मैं उनको बुलाती कि वो दौड़ते हुए नीचे चले गए, और मैं अपने बच्चों को खाना देना शुरू कर दिया। अगले दिन मेरी आपसे जब बात हुई तो आपको मैंने वही एक मेरे दिमाग में था कि कल बच्चों का आपको कहूं कि उनको खाने के लिए कहा, वो तो भाग गए। तो आपने मुझे बताया कि उस दिन आपके बच्चे तो घर में थे ही नहीं, अपने बाप के साथ कहीं गए हुए थे। तो मैंने आपको कहा कहां गए थे? तो आपने कहा उनके वालिद उनको बाहर घुमाने फिराने ले गए थे। मेरे जहन में यही आया शायद वालिद छोड़ गए होंगे, ऊपर आ गए होंगे। मुझे उलझन हो गई थी, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन उसके बाद मैंने फिर से एक रात कुछ सायों को दीवार के ऊपर चढ़ते हुए देखा। कमरे की दीवार के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे साए चिपके हुए हों दीवार के साथ। 3-4 साए थे, वो दीवार के साथ चिपके हुए थे। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो ऊपर छत पे भी कुछ साए चिपके हुए थे। मैं अजीब सी हो गई। और फिर मैंने एक दिन एक और अजीब मंजर देखा। मैं समझ रही थी, मैं उलझ रही हूं, परेशान हो रही हूं, कि मैंने देखा मेरे बच्चे आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और मैं उनको बुलाने के लिए, अभी कमरे में ही थी, मैं एक निगाह देख के गई, खेल रही हैं, और उनको बुलाने के लिए जैसे ही बाहर आई तो देखा बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा कहाँ चले गए? जब मैं कमरे में गई हूँ देखा मेरे बच्चे सो रहे हैं। मैं हैरान हो गई, इतनी जल्दी सो कैसे सकते हैं? अभी तो खेल रहे थे। और जब मैंने उनको हिलाया तो वो बहुत गहरी नींद थे। बच्चे इतनी जल्दी गहरी नींद में नहीं जाते। अभी तो मैंने उनको खेलते हुए देखा था। लेकिन पता है कल रात क्या हुआ है? मेरा बेटा कलीम सोया हुआ था और उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। घुटी घुटी उसके गले से चीखें निकल रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठी और मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। मैं चलती हुई कमरे में गई तो क्या देखती हूं, मेरे बेटे ने अपनी गर्दन पे ऐसे हाथ रखे हुए हैं, उसकी आंखें खुली हुई हैं और अजीब सी घुटी घुटी सी वो चीखें मार रहा है। मैं एकदम भागती हुई गई, अपने बेटे को हिलाया, लेकिन वो हरकत ही नहीं कर पा रहा था, वो हिल ही नहीं पा रहा था। उसका पूरा वजूद एक जगह पे ऐसे जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। मैं उसको हिलाऊं, कलीम कलीम कलीम, उसकी आंखें खुली हुई और अपनी गर्दन पे हाथ रख के जैसे कुछ हाथों को गर्दन से छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूं। काफ़ी देर में लगी रही। उसके बाद उसने गहरा सा सांस लिया और ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू हो गया। जैसे काफ़ी देर के बाद उसका सांस आया, उसका चेहरा सफ़ेद होता जा रहा था, नीला पड़ता जा रहा था। और जब उसने काफ़ी सांसें ले ली, मैं उसके पास बैठी, मैंने उसको होश में आता देख के पूछा क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो इधर उधर देखना शुरू हो गया और उसके बाद बोला क्या हुआ है माँ, क्या हुआ है? जैसे उसको कुछ याद ही नहीं। और मैंने उसे बताया कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे अभी हुआ है और तुम इस तरह थे और आवाज़ें निकाल रहे थे, मैं भागती हुई आई हूं। तो एकदम से कहा क्या? ये तो मैं ख्वाब देख रहा था और मैं अक्सर ऐसे ख्वाब देखता हूं। मैंने कहा नहीं बेटा, वो ख्वाब में नहीं, तू हकीकत में ऐसे कर रहा था। तो एकदम से बोला माँ, इसका मतलब है अगर ये ख्वाब नहीं है तो वाकई यहाँ पे कुछ है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से साए देख रहा हूँ। मुझे रात को ख्वाब में नजर आता है कि कमरे की छत के ऊपर कुछ साए फिर रहे हैं, साइडों पे साए फिर रहे हैं। और ऐसा 1-2 दफ़ा हुआ है, शायद मैंने कहा काम की थकावट है, मेरी आंख खुली है तो मैंने देखा मेरा जिस्म जकड़ा हुआ है। मैं आपको बुलाना चाह रहा हूँ, आवाज़ नहीं निकाल पा रहा। मेरे बाजू किसने पकड़ रखे हैं, मेरी टांगें किसने पकड़ रखी हैं? ना मैं बाजू हिला पा रहा हूँ, ना टांगें हिला पा रहा हूँ, ना आवाज़ निकाल पा रहा हूँ। मैं तो शदीद अजीब सी हालत में था। लेकिन आज जिस तरह आपने बताया है, ये तो मुझे ऐसा लगा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा था। अगर ये हकीकत है तो माँ यहाँ पे कुछ है, हमें यहाँ पे नहीं रहना। और मैं इतने दिनों से जो देख रही थी, मैं अपना वहम जिसको समझ रही थी, मुझे अंदाज़ा हो गया वहम नहीं, यहाँ पे कुछ है। बस अब नहीं,
मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए, एक ही तो मेरा बड़ा बेटा है, वो तो अभी छोटे हैं, वही तो हमारा वाहिद कफालत का सरिया है, वही तो कमा के लाता है, उसको कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा। मैं इसलिए माजरत खा हूं, हम लोग जा रहे हैं। वो लोग घर छोड़कर चले गए। मोहल्ले वालों ने पूछा क्या हुआ, तो मास्टर हनीफ ने यही कहा उनको कहीं और घर मिल गया था, तो वो लोग वहां पे चले गए। अभी मोहल्ले में ये बात फैली नहीं थी। कलसूम हमसाये के घर गई हुई थी। घर में बच्चों को भी दोनों को साथ लेकर गई थी। अब ऊपर वाले बच्चे नहीं थे तो कभी हमसायों के घर ले जाती, वहां वो बच्चे खेल लेते। अब वो बच्चे गली के लड़कों के साथ भी खेलते थे, गली के बच्चे भी थे उनके साथ भी खेलते थे। वो हमसाये के घर में गई, बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। कलसूम हमसाये के घर से निकली, देखा अपने बच्चों को खेलता हुआ, कहा आ जाओ बस घर चलो। उन्होंने कहा बस आ रहे हैं आप जाएं। ये घर में दाखिल हुई, दरवाजा खुला हुआ था। क्या देखती हैं, जिस जगह पे ये लोग बैठ कर खाना खाते हैं, ये मगरिब के बाद का टाइम था, वो मगरिब की नमाज के लिए आई थी। अजानें हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो क्या देखती हैं, 4 बच्चे जिनकी उम्रें 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल होंगी, साल साल का फर्क होगा। 4 बच्चे, उन्होंने सिर्फ शलवारें पहन रखी हैं। उनके बिल्कुल दरमियान में एक हांडी रखी हुई है और उनके सामने रोटियां रखी हुई हैं। वो चारों रोटी तोड़ते हैं और उस हांडी में से सालन निकाल कर खाते हैं, यानी कि बर्तन में सालन नहीं निकाला हुआ, डायरेक्ट हांडी में से खा रहे हैं और रोटियां उनके आगे रखी हुई हैं। खाला परेशान हो गई कि इन बच्चों को पहली दफा मैंने देखा है, ये तो मोहल्ले के भी नहीं है, बच्चे तो सारे बाहर खोल रहे हैं, खेल रहे हैं, ये बच्चे कौन हैं जो अंदर आ गए हैं। दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि वो दरवाजा खोल के ही जाती, ताला लगा के तो नहीं गई थी, हमसाये के ही घर में गई थी कि अगर पीछे शौहर भी आ गए तो अंदर चले जाएंगे। तो खुले दरवाजे को देख के हो सकता है बच्चे अंदर आ गए हों, लेकिन ये खाना कैसे खा रहे हैं। और जो हांडी रखी हुई थी वो खाला अजरा की ही हांडी थी, कलसूम की हांडी थी, जो वो पका कर गई थी अपनी फैमिली के लिए। वही हांडी दरमियान में रखी हुई है, रोटियां चारों ने उठाई हुई हैं, सामने रखी हुई हैं और उसी हांडी में से रोटियों को खा रहे हैं सालन लगा लगा के। उन्होंने कहा ये क्या बदतमीजी है। वही उनकी हांडी, उन्होंने दूर से देख ली कि मेरी हांडी है और वो बच्चे बैठे खा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को पहले कभी नहीं देखा। ये कहाँ के बच्चे हैं जो अंदर आके इस तरह बदतमीजी है कि किसी के घर से हांडी को उठा लिया और खाना शुरू कर दिया हांडी में ही। वो पास गई और बोली बेटा कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो। क्या किसी के घर में जाते कोई इस तरह करता है कि हांडी से निकाल के आप खाना शुरू कर दो। जैसे ही उन्होंने बात की, उन चारों ने कलसूम की तरफ देखा, लेकिन कलसूम ने जैसे ही उन चारों की आंखों की तरफ देखा तो उनके जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई, पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया, खौफतारी हो गया। उन चारों की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे इनमें से रोशनी निकल रही हो। उन चारों ने वो रोटियां अपने हाथ में ही रखी, उठाई हुई थी जो रोटियां वो अपने हाथों में पकड़ी और वो चारों को चारों उठे, दौड़ते हुए सीढ़ी के जरिए ऊपर चले गए। और खाला कलसूम ने जो एक और मंजर देखा, वो जैसे ही सीढ़ियों पे चढ़े हैं, आंखों के सामने आधी सीढ़ियां अबूर की थीं, अभी आधी रहती थीं। जो पहला बच्चा था वो गायब हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा भी सीढ़ियों में ही गायब हो गए, यानी ऊपर नहीं पहुंचे, सीढ़ी के दरमियान में पहुंचते गायब, दरमियान में पहुंचते गायब। वो खड़ी ये मंजर देख रही थी कि बच्चों को भागता हुआ ऊपर गायब होता देखा, थर-थर कांप रही थी। नीचे हांडी की तरफ देखा, वहां पे हांडी भी नहीं थी, वहीं खड़ी रह गई। समझ ही कुछ ना आई। शौहर आ गए, मास्टर हनीफ, बीवी को इस तरह खड़ा हुआ देखा, हिलाया तो एकदम से डरी सहमी सी खड़ी हुई। पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा मैंने ये वाला मंजर देखा है। 4 बच्चे थे, लड़के थे, उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, जैसे उनमें से रोशनियां निकल रही हैं। वो ऊपर गए हैं और गायब हो गए हैं और हांडी भी नीचे गायब हो गई है। मास्टर हनीफ उनको लेकर अंदर गए किचन में
हांडी को खोल के देखा, हांडी आधी बच गई थी, आधी खाई जा चुकी थी और रोटियां भी सारी की सारी गायब हो गई थी। उन्होंने कहा, जो आपने अपनी आंखों से देख लिया, सारी रोटियां गायब हैं और आधी हांडी हो गई है। मैं और थोड़ी लेट हो जाती तो वो सारी हांडी खा जाते। इसका मतलब है यही हैं जो हांडी खा जाते हैं और ऊपर रहते हैं। अब तो इस घर में रहना दोनों के लिए एक मुश्किल तरीन मरहला था। जब क्लेयर शौहर भी देख चुके थे और बीवी ने आज ये मंजर देख लिया, बीवी की हालत ऐसी होगी, वो दोनों रात को सो ना सके, जागते रहे। लेकिन हुआ क्या, वो देखते साथ वाले कमरे की रोशनी खुद ब खुद जल जाती। बच्चों को भी उन्होंने अपने पास सुला लिया था, 4 ही तो लोग थे। साथ वाले कमरे की रोशनी खुद ब खुद जल जाती और खुद ब खुद रोशनी बुझ जाती। ऐसी आवाज आती जैसे घर की छत के ऊपर कोई चल रहा हो, जबकि छत खाली थी। फिर पीछे वाले कमरे से ऐसी आवाजें आती जैसे कोई इधर से उधर जा रहा हो, लेकिन पीछे भी कोई नहीं था। जैसे कैसे उन्होंने रात गुजारी। जब सुबह हुई तो उन्होंने फैसला किया कि जब तक कोई अल्लाह वाला नहीं मिलता जो इस घर को क्लियर करके दे सके, हम मेरे ख्याल में कोई रिश्तेदारों के घर में वक्त गुजारते हैं, ये तो बड़ा खौफनाक हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक और फैमिली ने ऊपर मकान का आकर पूछा कि क्या किराए के लिए खाली है। खुश हो गए कि चलो कोई और आ गया है, अब डर नहीं लगेगा, कोई ऊपर भी होगा, हम भी नीचे होंगे, तो इस तरह मामला ठीक रहेगा। फौरन मकान किराए पर दे दिया। बहस भी नहीं की, किराए पे जितना उन्होंने कहा उतना मान लिया। लेकिन ठीक 1 हफ्ते के बाद उन नए किराएदारों ने कहा, नहीं, हम यहां नहीं रह सकते, ये घर हॉन्टेड है, यहां पे जिन्नात का बसेरा है। हमारे सरों के नीचे से कोई तकिया खींच लेता है। रात को सोए होते हैं तो अंगूठे को कोई जोर से पकड़ के इतनी जोर से खींचता है कि इंसान का झटका निकल जाए। शुरू में तो हम यही समझे कि नींद में डर गए हैं, जैसे कोई इंसान ख्वाब देखता है और डर जाता है, उस झटके को हमने यही समझा। लेकिन एक दफ़ा तो ऐसा क्लियर हुआ कि अभी सोने के लिए लेटे ही थे, सोए भी नहीं थे, आंखें खुली हुई थी, कि किसी ने आके इतने ज़ोर से पाँव के अंगूठे को पकड़ा और इतनी ज़ोर से खींचा के चीख निकल गई। वहाँ पर कोई नहीं था और क्लियर पाँव के अंगूठे को खींचा गया था। चीज़ें रखते हैं, चीज़ें गायब हो जाती हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है वो रात को बैठी पढ़ रही थी, कहती हैं किसी ने खुद ब खुद रोशनी बंद कर दी, लाइट को बुझा दिया। उसने कहा क्या लाइट ख़राब हो गई है? उठ के देखती है तो स्विच बंद कर दिया था किसने। उसने फिर से स्विच खोला, अभी आके बैठने नहीं लगी थी, कटक करके फिर से स्विच बंद कर दिया। वो दूसरी दफ़ा उठी है, उसने स्विच को खोला है, वापस आके बैठने ही लगी थी कि उसकी जो किताबें थीं जो वो पढ़ रही थी वो अपनी जगह पर नहीं पड़ी हुई थी। वो हैरान होगी, किताबें कहाँ गई? इस दफ़ा लाइट तो बंद नहीं हुई थी, वो किताबें ढूंढ रही थी कि उसने देखा उसकी सारी किताबें किसी ने फाड़ दी हैं। वो रोना शुरू हो गई, वो डर गई। सुबह उसने बताया कि मेरी रात को किसने किताबें सारी फाड़ दी हैं। बस हमारी बस होगी, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और इतना कुछ हो रहा है, चीज़ें हमारी गायब हो जाती हैं और क्लियर महसूस होता है रात को कोई घूम फिर रहा है। ऊपर वाले पोर्शन की जो छत है उसके ऊपर कोई घूम फिर रहा है और ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। नहीं, हम यहां नहीं रह सकते, हमें यहां नहीं रहना। वो चले गए और जब वो गए, मोहल्ले में ये बात फैली कि नए किराएदार आए थे, हफ्ता भी ना रहे। उनसे पूछा गया क्यों जा रहे हैं? उन्होंने भी मोहल्ले में ये बात कह दी कि यहां पे जिन्नात हैं, रहने नहीं देते। अब फिर मास्टर हनीफ और उनकी बीवी कलसूम रिश्तेदारों के इधर उधर वक्त गुजार रहे कि फिर एक नए किराएदार आ गए। उनको मोहल्ले वालों ने बताया कि आप किराए के लिए लेने के लिए आए हैं, ये मकान खाली तो है लेकिन उसके मालिक खुद कहीं और रहते हैं, ये जिन्नात वाला है। वो ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा ये कौन सी आप बात कर रहे हैं जिन्नात वगैरह की, हम लोग इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, हमें घर दिलवा दें। घर मिल गया लेकिन वो तो 2 दिन भी ना निकाल सके। 2 दिन बाद ही, अभी अपना उनका सारा सामान भी नहीं लेके आ सके थे, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता सामान शिफ्ट कर रहे थे कि वो उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं रह सकते। और उनसे जब पूछा गया क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि रात को हम पहली रात थी, सोए हुए थे, हमारा दरवाजा बाहर से किसने खटखटाया। हमने कभी ये पहली रात है, कौन वो मालिक मकान ही आए होंगे कि वरना तो चोर आके दरवाजा थोड़ा खटखटाता है, क्या हुआ है?
उठे हैं, दरवाज़ा खोला है, मियाँ बीवी थे। दरवाज़ा खोला है तो देखा बाहर कोई भी नहीं। उन्हें कहा लगता है हमारा वहम होगा, बाहर कोई नहीं है, क्योंकि थक गए हैं, सोते हैं। दोनों जाकर लेटे हैं, अभी लेटे ही थे, फिर से दरवाज़ा किसने बाहर से खटखटाया। वो कहते हैं हम बाहर गए हैं, जाकर देखा है कि शायद कोई डरा रहा है। हमने लोगों से कहा था हम जिन शिन को नहीं मानते, हम ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, तो कोई हमेशा डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी दफ़ा उठकर गए और गुस्से में कहा कौन है जो डराने की कोशिश कर रहा है, जाओ, हमें पता है यहाँ पे कोई जिन शिन नहीं है, तुम लोग ड्रामेबाजी मत करो, हमें सोने दो, हम नहीं मानते इस तरह की चीज़ों को। आकर लेटे हैं, फिर किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो शौहर अंदर से बोले खटखटाते रहो, हमारा क्या, पता है हमें कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है कि हम छोड़ के चले जाएं। बीवी से कहा सो जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जो दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसको खोला नहीं गया था, हमें दरवाजे के अंदर से बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई। हम लोग हैरान हो गए हैं, बिल्ली कहाँ से आ गई। तो बीवी बोली शायद लगता है जब आपने दरवाज़ा खोला है ना, हम लोग देख रहे थे इधर उधर, बाहर भी देखने के लिए चले गए थे ना दरवाज़ा खोल के कि कोई इधर उधर छुपा ना हो, तो लगता है पीछे से शायद बिल्ली आ गई है, निकालो इसको। लाइट जलाई है, काली स्याह बिल्ली थी, उसको दरवाज़ा खोला है और उसको भगाया है, बाहर भाग गई है। दरवाज़ा बंद किया है, आकर लेटे ही थे कि दोबारा बिल्ली के बोलने की आवाज़ आई है। हैरान हो गए कि फिर से बिल्ली कैसे अंदर आ गई। दरवाज़ा खोला, इधर उधर ढूंढा, बिल्ली कहीं पे भी नहीं थी। वो समझे यार बिल्ली बाहर से बोली होगी, हमें वहम हुआ है, हम समझे शायद बिल्ली अंदर है, बिल्ली नहीं थी। वो कहते हैं जी फिर हमें बिल्ली के बोलने की कमरे में से मुसलसल आवाज़ आती रही। हमने इग्नोर किया कि दफ़ा करो, बिल्ली बाहर है, हमें ऐसा लग रहा है, हम लोग सो गए। लेकिन अगली रात जो हमारे साथ हुआ है ना, उसके बाद हमें यकीन आ गया है कि नहीं, यहां पे जिन्नात हैं। वो कहते हैं जी हम सोने ही लगे थे कि दरवाज़ा खटखटाया गया है, उसी तरह पहली रात की तरह। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, शौहर ने कहा आज तो ना मैं इनका बंदोबस्त करता हूं। उसने दरवाज़ा खोला और गुस्से से कहा कौन है, एक गाली देकर कहा जो ड्रामेबाजी कर रहा है, मैं डरा रहा है, निकलो यहां से। अब आए ना, मैं डंडा उठा के रख रहा हूं, अब अगर कोई आया मैं तुम्हारे सर में मारूंगा। उन्होंने जी डंडा उठा लिया, डंडा अंदर रख लिया, आकर लेटे हैं, फिर किसने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने डंडा हाथ में पकड़ा, जल्दी से दरवाज़ा खोला कि अब जो होगा मैं उसके सर में मारूंगा, और कहा अब मेरे हाथ में डंडा देख रहे हो, अब कोई आया ना मैंने सर में दे मारना है। अंदर आ गए। अब दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं लगाई और आकर खड़े हो गए कि अब जैसे ही कोई दरवाजे पे हाथ मारेगा, कुंडी तो लगी हुई नहीं, मैं एकदम से खोलूंगा और सीधा डंडा उसके सर में मारूंगा। अब वो दरवाजे के अंदर वाली साइड पे खड़े हैं, कुंडी लगी हुई नहीं है, दरवाजा बंद है, और जैसे ही बाहर से किसी ने दरवाजे पे अभी हाथ मारा ही था, उन्होंने झटके से दरवाजा खोला। और इतनी टाइमिंग होती है ये कि अगर कोई खटखटाए और आप उसी टाइम दरवाज़ा खोल लें तो आप सीधा उसको पकड़ सकते हैं, और अगर वो बहुत भी फुर्तीला हो तो यही होगा कि आपको भागते हुए नजर आ जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया, उसी लम्हे उन्होंने दरवाजे को खोला ताकि बाहर वाले को गिरबान से पकड़ें और उसको डंडे से मारें। तो देखते हैं बाहर कोई भी नहीं, और दरवाज़ा खुलने के बावजूद दरवाजे को कोई खटखटा रहा है। वो कहते हैं मैंने 2 दरवाजे होते हैं घरों के, आजकल सिंगल है, वो दोनों दरवाजे उन्होंने जल्दी से खोल दिए मारने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन देखा बाहर कोई नहीं, अचानक से कोई भी नहीं बाहर। और वो हैरान हो रहे कि इतनी जल्दी तो कोई भाग भी नहीं सकता, कि जो दरवाज़ा खटखटा रहा था उन्होंने देखा खुले दरवाजे के दोनों दरवाज़ों पे हाथ मारा जा रहा है, और वो एकदम से डर गए। डंडा उनके हाथ से गिर गया कि अब तो सामने खड़ा हूं और दरवाज़ा फिर भी खटखटाया जा रहा है। वो एकदम से डरते डरते पीछे हट गए। बीवी भी ये मंजर देख रही थी, वो भी डर गई, उसके मुंह से एक चीख निकल गई कि ये क्या है। कि उसी वक्त उन्होंने देखा दरवाज़ा खुद ब खुद ठा करके बंद हो गया, और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ है, कहते हैं कमरे के अंदर जो रोशनी हम पूरी जला चुके थे, हमने फुल रोशनी के अंदर देखा प्लेटें, किताबें, कापियाँ,
चीज़ें खुद ब खुद हमारी आंखों के सामने अपनी जगह से उड़ती हुई हवा में खड़ी हो गई हैं। हम तो दरवाजे से ही समझ गए थे कि नहीं, अब कोई डरा नहीं रहा, ये तो हकीकत में कोई चीज़ है। तो जब हमने चीज़ों को इस तरह उड़ता हुआ देखा कि पूरे घर के कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें थीं वो एकदम से हवा में उड़ना शुरू हो गई हैं, और उसके बाद हमारी आंखों के सामने उड़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घूमना शुरू हो गई हैं। गोल गोल घूम रही हैं सारी चीज़ें। हमारी जान निकल गई। उसी वक्त एक ऐसी बारिश हुई चीज़ों की, वो चीज़ें उड़ के कभी दीवार में लग रही हैं, कभी हमारे सर के ऊपर से जा रही है। हमने कहा सर बचाओ। हमारे सरों में, जिस्म पे आके चीज़ें लगी हैं, कापियाँ, किताबां, चम्मच आके लगे हैं, प्लेटें आके लगी हैं, हमें लग रही हैं इधर से उधर, जैसे कोई एक नहीं कई लोग हों और वो फेंक रहे हों। वरना एक प्लेट को एक इंसान है, उसके 2 हाथ होंगे, 2 प्लेटों को वो फेंकेगा, लेकिन लगता था वहाँ पे जैसे सैकड़ों की तादाद में कोई हो और तमाम चीज़ें फेंकते रहे। हमारे सारी जो कुछ सामान था उन्होंने हमें मारा है, उठा उठा के फेंका, और हमने तौबा की किसी तरीके सुबह हो और हम यहाँ से भागें। फजर की अजान हुई है तो उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं और खुदा का शुक्र अदा किया है कि जान बच गई। आज आप लोगों से बात करें और जाएं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं और मोहल्ले वालों को बता के कहे कि सबको बता देना, हम माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं मानी कि ये घर हॉन्टेड नहीं है, हम लोग नहीं डरते। जो 2 दिनों में हमारे साथ हुआ है, हम भाग के जा रहे हैं, जान बच गई है, काफ़ी है। मास्टर हनीफ परेशान थे कि वहीं एक दोस्त ने बताया कि एक अल्लाह वाले हैं, दोस्त हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं, वो इस मसले को हल कर सकते हैं। दोस्त उनको हाजी अता मोहम्मद साहब के पास लेकर गए। बुजुर्ग हस्ती थे, उनके घर गए, उनको सारी बात बताई तो हाजी साहब बोले आपके घर जाना होगा भाई, वहां पे पढ़ाई करके देखते हैं क्या मामलात हैं, समझने की कोशिश करते हैं, समझ आ गए तो ठीक है, बाकी अल्लाह की जो रजा। बीवी बच्चों को वैसे ही रिश्तेदारों के घर छोड़ा हुआ था। हाजी हनीफ, मास्टर हनीफ और हाजी अता मोहम्मद साहब जो बुजुर्ग थे, घर के अंदर दाखिल हुए। हाजी अता मोहम्मद साहब अपने हाथ में तस्बीह लिए हुए अल्लाह का विर्द करते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। बैठक के अंदर गए, नीचे वाले कमरों के अंदर गए, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए, हर कमरे के अंदर देखा, घूम फिर के हर जगह से आए और नीचे एक कमरे में आकर बैठ गए। मास्टर हनीफ को कहा आपने इस जगह से नहीं उठना, और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए पांव से एक दायरा लगा दिया और उसके बाद कुछ पढ़ते रहे और कहा जब मैं आपसे कहूं बाहर चले जाएं तो आपने अल्लाह का ये कलाम पढ़ते हुए बाहर चले जाना है, वरना जब तक मैं ना कहूं आपने कहीं नहीं जाना। वो पढ़ते रहे कि थोड़ी देर के बाद एक धुआं सा छत के अंदर से, जिस कमरे के अंदर बैठे हुए थे उस कमरे की छत से एक धुआं निकलना शुरू हो गया और वह धुआं गोल गोल घूम रहा था। वो धुआं गोल गोल घूमते 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 नीचे इस अंदाज में खड़ा हो गया जैसे उस धुएं ने एक इंसान के वजूद की शक्ल इख्तियार कर ली हो। वो धुआं एक इंसान का वजूद बन चुका था, लेकिन धुएं का वजूद। उसके जिस्म पे एक लंगोट थी, बहुत बड़ा उसका पेट था, उसका जिस्म इतनी भारी भरकम था जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान होता है, पहलवान के जिस्म जितना बहुत बड़ा भारी भरकम। और वो जो सामने खड़ा था उसका चेहरा बहुत बड़ा था, वो काला स्याह एक ह्योला सा बन गया था, उस धुएं का एक इंसान नुमा अजीब सा एक भारी भरकम जिन सा बन गया था जो बहुत बड़ा था। और वो धुआं वहीं पे इतना बड़ा होता गया कि वो खड़ा खड़ा उस जिन का कद छत के बराबर हो गया, यानी 12 फुट ऊंची छत थी तो उसका कद जो पहले के 6 फुट था बड़ा होता होता 12 फुट हो गया। और उसके जिस्म का हुजूम भी इतना बड़ा होना शुरू हो गया कि एक कंधा एक दीवार के साथ टच हो रहा था, दूसरा कंधा दूसरी दीवार के साथ टच हो रहा था, जिससे अंदाज़ा लगाइए उसका वजूद कितना फैल गया था कि उसके वजूद के कंधे दीवारों से लग रहे थे और सर उसका छत से लग रहा था। कि तभी एकदम से हाजी अता मोहम्मद साहब बोले मास्टर साहब आप जल्दी से बाहर चले जाइए। मास्टर साहब बोले ये पढ़ते हुए? हाँ यही पढ़ते हुए। वो पढ़ते हुए बाहर चले गए और उनके कानों ने आवाज़ सुनी
हाजी अता मोहम्मद साहब उससे मुखातिब थे। जी बताइए। वो बाहर चले गए हैं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। अगला जुमला वो ना सुन सके, बाहर जाकर इंतजार करते रहे। अंदर वो क्या हम कलाम रहे, अंदर वो क्या बातें करते रहे कि तकरीबन 1 घंटे के बाद हाजी अता मोहम्मद साहब बाहर आ गए और बोले, मियां आपका घर जिन्नात से भरा है, पूरा कबीला आबाद है इस घर के अंदर जिन्नात का। वो इतना ज्यादा तादाद में हैं कि आप लोग जो यहां पे रहते रहे हैं, मियां बीवी और आपके बच्चे, असल में आप नमाज कुरान के पाबंद थे, इसलिए आपकी बचत हो गई है। जो आपके किराएदार पहले आए थे उनकी भी बचत हो गई है आपके उस नमाज कुरान की वजह से, हर वक्त तस्बीह करने की वजह से, वरना उनको आपका यहां पे आना और रहना अच्छा नहीं लगा था। वो इतना बड़ा कबीला है और वो इतने ज्यादा तादाद में हैं कि कब से कई सालों से उनका इस घर में बसेरा था। मैंने जब उस कबीले के सरदार को बुलाया तो उसने मुझे यही कहा कि हमारा बहुत बड़ा कबीला आबाद हो चुका है, ये घर कई सालों से बंद था, और जब हम इस घर में आकर आबाद हुए तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा कबीला भी इसी घर में आ गया। हम बहुत ज्यादा तादाद में यहां पे आ गए, हम यहां रहते रहे, हमारा इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उसके बाद ये फैमिली यहां पे आ गई, हम इनके आने से बहुत परेशान हुए, बहुत डिस्टर्ब हुए, हमारा आज़ादी से इधर उधर घूमना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ रात के टाइम जब ये लोग सोते थे तो हम बाहर निकल रहे थे। हमारे नौजवान बहुत गुस्से में थे, उन्होंने इनका सालन खाया, सालन को कम किया, इनके पैसे छुपाए, इनको वार्निंग दी, लेकिन इनको समझ नहीं आई। यहां तक कि कबीले के सब लोगों ने फैसला किया इनको निकाल के बाहर फेंको। ऊपर वालों को तो हमने भगा दिया, लेकिन इन मियां बीवी को समझ ना आई। अब इनकी बचत इसी में है कि हम फैसला कर चुके हैं कि इनको फौरी तौर पे जाना होगा। अगर ये फौरी तौर पे ना गए, अब हम इनको जान से भी मार सकते हैं, क्योंकि आप मुझे देख चुके हैं, मैं इस कबीले का सरदार हूं और आपको आके बता रहा हूं, मेरे पूरे कबीले ने मेरे ऊपर फैसला छोड़ दिया है, और मेरा फैसला यह है कि हमारी जगह है, हम ही यहां रहेंगे, और कोई हमें छेड़ने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा तो वह नुकसान उठाएगा। इनसे कहिए इनके पास सिर्फ 3 दिन हैं, 3 दिन के अंदर अंदर ये अपना सामान उठाकर यहां से चले जाएं, और अगर 3 दिन के बाद भी हमें इस घर में नजर आए तो हम इनको जान से मार देंगे। हम गुस्से में आ चुके थे, अब हमारा गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि आपने हमें बुला लिया, क्योंकि हमारे कबीले में कुछ और भी जिन्नात इस घर में मजीद दाखिल हो चुके हैं। आपके मुंह को हम 3 दिन के इनको टाइम दे रहे हैं, और जो इनका हर्जाना है वो हम भर देंगे। हाजी अता मोहम्मद साहब ने जब ये बात मास्टर साहब को बताई, कहा अगर तुम देखने की ताकत रखो, तुम्हारी आंखें अगर इन जिन्नात को देख सकें, तो यकीन मानो तुम इस घर में कदम भी ना रखो, क्योंकि तुम्हें अंदर दाखिल होते ही ऐसे नजर आएगा जैसे शहद का छत्ता उस पे बैठा होता है, उस पे छत्ते पे मक्खियां बैठी होती हैं, तो वो छत्ता नजर नहीं आ रहा होता, उस पे इतनी ज्यादा मक्खियां बैठी होती हैं कि छत्ते को छुपा लेती हैं। तुम्हारे घर में भी इतना ज्यादा जिन्नात मौजूद हैं कि तुम अगर अपने घर में दाखिल हो तो ये देख कर तुम्हारी आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाएं कि पांव धरने की जगह नहीं है, कोई जगह खाली ही नहीं है कि जहां पे जिन्नात ना हो। जिस जगह पे तुम कदम रखोगे उसी जगह पे जिन्नात हैं, पांव धरने की जगह नहीं है। लेकिन वो कहते हैं इतने दिन हमने मुश्किलों से गुजारे हैं इनकी वजह से, अब नहीं। मैंने 3 दिन का टाइम लिया है उनसे, वो 1 दिन कह रहे थे मैंने मुश्किलों से 3 दिन कराया है, वो 2 पे मुश्किलों से मान रहे थे, मैंने मुश्किलों से 3 दिन करा लिया है। 3 दिन के अंदर अपना सामान उठाइए और चले जाइए, वरना आपकी जान को नुकसान हो सकता है। मास्टर हनीफ बोले, मैंने तो गरीब सा बंदा हूं, बड़ी मुश्किलों से यही जमा पूंजी लगा के घर खरीदा था, मैं इसको छोड़ के चला भी जाऊं तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो बहुत गरीब बंदा हूं, मेरा तो कुल सरमाया यही घर है। तो बोले
आपका हर्जाना पूरा हो जाएगा, आप इस घर को छोड़ दीजिए। मास्टर हनीफ अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहां से पहले ही शिफ्ट हुए थे। वहां पे आते ही कब थे, लेकिन सुनने में यही आया, कंफर्म नहीं है, कि उनको उनके घर में पैसे मिल गए थे। वो कहते हैं जब वो रात को सोए थे, सुबह उठे थे तो उनको इतने पैसे मिल गए थे जितने का उन्होंने घर लिया था, ना कम ना ज्यादा, परफेक्ट वही अमाउंट थी जितने का उन्होंने खरीदा था। एक बाहर खबर निकल गई थी, लेकिन उस घर को मुस्तकिल तौर पर ताला लगाकर बंद कर दिया। हाजी अता मोहम्मद साहब ने ही उस घर को ताला लगाकर बंद कर दिया था। गली में चेमे गोइयां होती हैं, बातें होती हैं कि भाई उनके तो पैसे लगे थे, वो ताला लगा के चले गए कहां। तो ये खबर मिली कि उनको पैसे मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किसी को बताया कैसे मिले हैं, लेकिन मिल गए हैं। अब मकान फिर से बंद हो गया। अब उस जिन्नात का कबीला उस मकान में आबाद था। वक्त बदलता रहा, लोग अपने मकानों को तोड़ के नया बनवाते रहे, लेकिन यह मकान अपनी उसी दरो दीवार के साथ वहीं पे बंद खड़ा रहा। मोहल्ले वालों का कहना यह था कि अक्सर रात को उसकी दूसरी मंजिल पे कभी हमने रोशनी जलती हुई देखी है, जैसे अंदर किसी ने बल्ब जला रखा हो, जिसका तो बिजली का मीटर ही कट गया था। उसके अंदर तो बिजली ही नहीं थी, मीटर था ही नहीं उसका, जब से उसको बंद कर दिया गया था। तो हमने ऊपर वाली दूसरी मंजिल पे रात को बल्ब जलते हुए देखा था कि कमरे के अंदर रोशनी है, बल्ब जल रहा है। वहीं पे कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि रात को गुजरते हुए, आधी रात को लोग जब बाहर कहीं इधर उधर जाते हैं, शादी पे, फंक्शन पे, दोस्तों के पास, तो कभी आधी रात भी हो जाती है। तो कुछ लोगों का कहना था कि जब हम आधी रात को इस मकान के बिल्कुल सामने से गुजरे तो हमें ऐसी आवाज़ें आईं जैसे इस घर में कोई फंक्शन हो रहा हो। शादी का फंक्शन होता है तो एक शोर सा मचा होता है, औरतें, मर्द, बच्चे सब बोल रहे होते हैं। तो ऐसी क्लियर आवाज़ें आ रही थीं जैसे मर्द, औरत और बच्चों के बोलने की आवाज़ें हों। हम रुक से गए और कान लगा के सुनते रहे तो क्लियर आवाज़ें इस घर से आ रही थीं। कुछ लोगों ने यहां तक देखा कि उस घर के अंदर कभी ऐसा लगा जैसे चिराग जल रहे हों, बहुत ज्यादा दिए जो होते हैं, बहुत ज्यादा दिए जल रहे हों, चिराग जलाए गए हों। वहीं पे अब उस मोहल्ले के अंदर कई लोग नए भी आ गए थे, कब से घर बंद पड़ा हुआ था। नौजवान कुछ थे, उनको शरारत सूझी। उसने कहा यार लगता है ये बातें लोगों ने फैला रखी हैं, यह कि मकान जिन्नात वाला है, इसके ऊपर जिन है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक दिन प्रोग्राम बनाया और यार ये जो रोशनी जलती है ना ऊपर वाले कमरे में, मुझे लगता है कोई रहता है, उसने डरा रखा है सबको, फैला रखा है सबको कि जिन्नात वाला, डर की वजह से कोई जाता नहीं है, वरना यहां पे लगता है कोई 2 नंबर किस्म का बंदा कोई रहता है, कोई चोर है, डाकू है, या नशई है, या कुछ भी है। उन्होंने कहा हम अंदर चलते हैं इस घर के। वो 3 दोस्त थे। वो तीनों दोस्त बगैर किसी को बताए जब रात को सब अपने घरों में चले गए, हर तरफ अंधेरा फैल गया, तो उन्होंने उस घर के अंदर कूदने का प्रोग्राम बनाया। अब मसला यह था, दीवार से चढ़ते तो वो बहुत मुश्किल था, दूसरी तरफ कूद भी जाते और अगर भागना पड़ता, कोई जिन भी होता या कोई मसला होता तो वापस कैसे निकलते। उन्होंने फैसला किया वो दरवाज़ा जो बहुत खस्ता हो गया था, जो तीसरा दरवाज़ा था, राइट साइड का पहला घर का था, दूसरा लेफ्ट साइड पे बैठक का था, तीसरा वो दरवाज़ा था जो काफ़ी पुराना हो गया था, टूटने लगा था, जो सीढ़ियों के रास्ता ऊपर भी जाता था और उसी रास्ते से आप अंदर भी दाखिल हो सकते थे। उन्होंने कहा उसका दरवाज़ा काफ़ी टूट का शिकार हो गया, टूट फूट का, इसको हम किस तरीके खोल लेते हैं। वैसे भी तो अब टूट फूट का शिकार है, अंदर कोई जाता नहीं है, किसने हमें कुछ कहना है। उन्होंने उस दरवाजे को जोर लगा के तीनों ने जैसे कैसे इस तरह तोड़ दिया मजीद के अंदर दाखिल होने का रास्ता बन जाए। वो तीनों आहिस्ता से उस दरवाजे के जरिए अंदर
दाखिल हुए। वो तीनों चलते हुए जब उस घर के सहन में पहुंचे तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि जो सामने दो कमरे बने हुए थे, जिनके पीछे दो कमरे थे, उन कमरों के अंदर उनको ऐसे लगा कई आंखें हैं जो बिल्कुल लाल और सफेद हैं। कुछ आंखें बिल्कुल सफेद और कुछ आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हैं, जो सिर्फ आंखें हैं, चेहरा नजर नहीं आ रहा, खिड़कियों से और दरवाजों के अंदर से बाहर झांक रही हूं। वो तीनों पहले ही कुछ डरे हुए थे, खौफजदा थे, डर तो था उनके अंदर, लेकिन फिर भी अंदर घुस गए थे। अब उनका वहम भी हो सकता था जब उन्होंने उन दरवाजों के अंदर इस तरह की रोशनियों को देखा जो आंखों की सूरत में थी, वो बंद भी हो रही थी, जैसे कोई आंखें खोल भी रहा हो, बंद भी हो कर रहा हो, सफेद और रेड कलर की आंखें। तो उनमें से एक दोस्त बोला, यार डर लग रहा है, वो देखो आंखें, निकलो यहां से। एक बोला, ओ यार कुछ भी नहीं है, ये वहम है, हमारा खौफ है, डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर चलते हैं। वो पहला जो डर रहा था, उन्होंने कहा, मैं तो बाहर जा रहा हूं, मैं नहीं अंदर जाऊंगा। वो दोनों बोले, ओ यार रुक तो सही, 1 मिनट देखने तो देख क्या है। वो चलते चलते उन दरवाजों के करीब पहुंच गए। वो आंखें नजर आना बंद हो गई। वो कहते हैं कि हमने उन आंखों की मौजूदगी, जिसको हमने क्लियर देखा था और अपना वहम समझकर झटक दिया था, उस दरवाजे के करीब खड़े होकर जब हमने कान दरवाजे के साथ लगाए तो अंदर बिल्कुल खामोशी। एक दोस्त बोला, ओ यार खामोशी है, कुछ भी नहीं है, हमें डर रहा है इसलिए हमें कभी क्या नजर आएगा, कभी क्या, कुछ भी नहीं है। तो वो जिस कमरे के बाहर खड़े थे उसके अंदर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। एक दोस्त बोला, यार ये किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। तो उसी वक्त अंदर से किसी के धाड़ने की आवाज आई, निकल जाओ यहां से, नहीं तो यहीं खा जाऊंगा। वो इतनी भारी भरकम आवाज थी, उन तीनों के पांवों के नीचे से जान निकल गई और उस आवाज को सुनते हुए इतने डर गए, जैसे ही भागने लगे हैं। तो कहते हैं वही दरवाजा जिसके हम बाहर खड़े थे, उसको अंदर से पकड़ के कोई जोर जोर से हिला रहा था, डग 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 डग, जोर जोर से हिला रहा था। और हम चीखें मारते हुए उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर भाग आए। जैसे कैसे अपने घरों को तो पहुंच गए, लेकिन हम तीनों को बुखार हो गया। हमने ये बात किसी को बताई ना। फिर वो मकान इस तरह पड़ा रहा कि वहीं पे एक मोहल्ले के और शख्स ने बताया कि एक रात वो आ रहा था कि उसने देखा उस मकान की बालकनी, मकान की जो बालाई मंजिल थी, दूसरी मंजिल, उस पे उसने देखा उसकी खिड़की खुली है बकायदा। वो रुक सा गया कि ये खिड़की कैसे खुली है, कौन है यहां पे, क्या कोई आ गया है, कोई किराएदार आ गया है या घर फिर से आबाद हो गया है। उसने जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो वहां पे उसको एक लड़की खड़ी हुई नजर आई जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल होगी। सफेद उसने लिबास पहना हुआ था, बिल्कुल मोहल्ले की लड़कियां जिस तरह लिबास पहनती हैं, आम सा लिबास, वैसे ही सफेद लिबास पहना हुआ था। और उसने खिड़की खोल के एक दफा नीचे खड़े हुए उस बंदे को देखा जो उसकी तरफ देख रहा था, और फिर उसके बाद उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे नीचे खड़े हुए बंदे को देख के उसने इग्नोर कर दिया हो। वो लड़की इधर उधर देखती रही, वो बंदा उसे देखकर हैरान हो रहा कि यार बड़ी खूबसूरत लड़की है, इतनी जवान भी है, इतनी खूबसूरत भी है, ये रात के पहरे इसके ऊपर क्या कर रही है खड़ी। वो उसको देखता रहा और उसके दिल में एक वो आया कि लगता है कोई नए हमसाए आए हैं और इतनी खूबसूरत उनकी लड़की है। ठरकी था, ठरक झाड़नी शुरू कर दी। उसने वहीं पे नीचे खड़े होके ना सीटी मारी, उसको देख के यूं यूं करके सीटी मारते हैं, सीटी मारी। इसको भी ज़रा इशारा करूं, कोई नए, उसको नहीं पता था कि कोई नए किराएदार आए हैं या किसने खरीद लिया है। उसने जैसे ही सीटी मारी, वो लड़की जो इधर उधर देख रही थी उसने नीचे देखना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही नीचे देखा वो उसको देखकर मुस्कुराया, उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे देखकर जैसे ही मुस्कुराया तो उसने देखा कि वो लड़की का चेहरा ऐसे बदलना शुरू हो गया कि उसका वजूद, उसके हाथ लड़की के ही रहे, लेकिन उसके चेहरे पे इस अंदाज में पहले गोश्त
आंखों के सामने ही गिरना शुरू हो गया कि उसकी गालों पे जो गोश्त था वो नीचे आंखों के सामने ही, वो कहता है, गिरना शुरू हो गया है। गिरते गिरते मैंने देखा उसकी दोनों आंखें भी निकल कर गिर पड़ी हैं और उसके होंठ खत्म हो गए हैं। नीचे से एक ढांचा निकल आया है, जैसे एक खोपड़ी होती है इंसान की, वैसे पूरी नीचे से मेरी आंखों के सामने ही खोपड़ी निकल आई है। आंखें, कान, होंठ सब गायब हो गया था, एक खोपड़ी थी। हाथ अभी भी उसके इंसान की तरह थे, लेकिन चेहरा अब उसकी खोपड़ी बन गई थी। उसने चीख मारी जोर से और वहीं बेहोश हो गया। सुबह नमाज पढ़ने के लिए नमाजी जब निकले, देखा गली में लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। उसे उठाया, ले गए और उसे होश आया तो उसने बताया, ये मैंने देखा है और ये हुआ है। मोहल्ले वालों ने उस घर के अंदर और भी कई चीजों को महसूस किया, कई चीजों को देखा। और वहीं उसी गली में एक नई फैमिली आकर आबाद हुई। ये लोग बाहर किसी मुल्क पर रहते थे और कुछ अरसे के लिए ये पाकिस्तान आए थे। उन्होंने अपने रिश्तेदार इसी मोहल्ले के घर में थे, उनसे मिलने वगैरह के लिए आए थे। कोई शादी वगैरह भी थी जो अटेंड करने के लिए आए थे, और 1-2 महीने का यहां पे उनका रहने का प्रोग्राम था, फिर वापस बाहर चले जाते। उन्हीं का एक नौजवान बेटा भी आया जो बहुत बहादुर था। नौजवान, खूबसूरत जिस्म उसका, शक्ल दरमियानी, बहुत खूबसूरत ना बदसूरत, दरमियानी शक्ल का मालिक था, बहुत अच्छा था। लेकिन आते ही सब गली के लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई, हंसना खेलना। वो बाहर का था, सबसे घुल मिल गया, शरारती सा लड़का था। तकरीबन उसकी उम्र 24 साल थी। वहीं पे बातें होते होते उस घर के मुतल्लिक भी बातें हुई। तो वो तीनों लड़के जो गए थे वो भी उसके दोस्त बन गए। एक दिन वो बैठे हुए थे, बातों बातों में उसने घर के बारे में पूछा तो उसने कहा, भाई वो तो जिन्नात वाला घर है, वहां पे जिन्नात रहते हैं। वो हंसना शुरू हो गया जोर जोर से, जिन्नात? क्या बातें कर रहे हो यार, कहां से आ गए जिन्नात? उन्होंने कहा, यार हमने भी सुन रखा था भाई यहाँ पे जिन्नात का। उन्होंने वाकयात सुना दिए, कभी ये देखा, पहले ये रहते थे, दिए जलते हैं, लड़की देखी, फलां देखा। कई दफ़ा आवाज़ें आती हैं जैसे शादी हो रही हो, बोलने की आवाज़ें आती हैं। कई दफ़ा मोहल्ले वालों ने सुना कि यार कोई अंदर आपस में बोल रहा है, चीज़ें गिर रही हैं, नहाने की आवाज़ आती है, पानी चलने की आवाज़ आती है। और सबसे बढ़ के ये हम 3 गए थे, हम तीनों ने इस तरह देखा था। वो हंसता रहा और बोला, यार तुम लोग इतने वाकयात सुन चुके थे, पहले ही तुम्हारे दिमाग में था, इसलिए तुम लोग डर गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये कोई जिन शिन नहीं होते। उन्होंने कहा, तेरा दिमाग ठीक है भाई, तू मानने ना मान, हमारे साथ तो हो चुका है। जब बहुत ज्यादा बहस हुई तो उस लड़के ने कहा, चलो लगाओ शर्त, मैं अगर अकेला जाऊं इस घर के अंदर। उन्होंने कहा, यार ना जाई, मारा जाएगा। उसने कहा, अगर मैं जाऊं तो वो शर्त होती लड़कों में इतनी होगी कि उसने कहा, मैं जाता हूं अकेला, इस घर में रात गुजारूंगा, सुबह आ जाऊंगा। उन्होंने कहा, यार मना किया उसको, लेकिन वो बजिद हो गया, शर्त लग गई, चल ठीक है जी, तू जाके दिखा, तू रात ना गुजार, तू आधे घंटे के लिए जा, घंटे के लिए जा, घंटा अंदर जा और उसके बाद वापस आ जा। उन्होंने कहा, जी ठीक है। शर्त लग गई। वो चारों रात को इंतजार करते रहे, गली वाले सो गए। टाइम वो हो गया जब गली में कोई नहीं निकलता था। वो चारों आए, दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उसे कहा, जी ये टाइम तू देख ले घड़ी पे, ये है, घंटे बाद तूने फौरन वापस आ जाना है। अगर तू 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वापस ना आया तो हम घर वालों को जगा लेंगे, सबको बुला लेंगे। उसने कहा, जी मैं घंटे के, पूरा घंटा जैसे होगा मैं बाहर आ जाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। वो अंदर चला गया। वो बाहर खड़े रहे। जैसे ही घंटा हुआ उन्होंने कहा, जी अब वो आने का उसका टाइम हो गया होगा। खामोशी थी अंदर। घंटा हो गया, घंटे से 5 मिनट ऊपर हो गए। उन्होंने आवाजें देनी शुरू कर दी, उसको बुला रहे हैं, हारून बाहर आ जा, हारून बाहर आ जा। हारून नहीं आ रहा। 1.5 घंटा हो गया। उन्होंने और आवाजें दी जोर जोर से, हारून, पत्थर मारे, हारून। कोई आवाजें नहीं, यहां तक कि 2 घंटे हो गए। अब वो डर गए कि काम खराब हो जाएगा। बाहर का आया हुआ लड़का है। उसके बाद वो भागे, हारून के मां बाप को, इधर उधर मोहल्ले वालों को जगा कर ले आए। सारे आगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा, जी हारून अंदर गया है। हारून नहीं आया। उन्होंने बता दिया, जी हम भी गए थे,
हमने हारून को बता भी दिया था, एक एक बात बता दी, जो जो वाक़यात हुए वो भी बता दिए। फिर जो उनके साथ हुआ था, जो उन्होंने छुपाया हुआ था, उन्होंने वो भी बता दिया। तो हमने हारून को तो ये भी बता दिया था कि हम तीनों गए थे, हमने अंदर ये देखा था। भालू वाले ने कहा जी अब क्या करें। मुख्तलिफ बुज़ुर्गों को, कारी साहब को, सबको बुलाया गया, जमा हुए सारे, दरवाजे को जैसे कैसे उसको तोड़ा गया और अंदर गए तो हारून सहन में बेहोश पड़ा हुआ था। वो हारून को उठाकर ले आए, मुश्किलों से उसको होश आया। जब उसको होश आया तो वो हवास बाख्ता था, वो सबको देखता था लेकिन चीखें मारना शुरू कर देता था। उसके अंदर ऐसा खौफ आया हुआ था कि वो इधर उधर देखता और चीखें मारना शुरू कर देता। वो डर जाता था और कहता था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसकी हालत इतनी हो गई थी कि उसके माँ बाप इतना परेशान हो गए कि उसे अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको शॉक पहुंचा है, कोई झटका लगा है, बहुत ज़्यादा डर गया है, बेहतर है इसको आप अपने मुल्क ले जाएं, वहाँ पे इसका इलाज कराएं, वहाँ पे बेहतर इलाज होगा, ये ठीक हो जाएगा। वो घर से ना निकला। लड़कों ने कोशिश की उससे मिलने की, किसी ने भी, वो लेकिन वो लेटा रहता और बैठे बैठे लेटे लेटे एकदम से चीखें मारना शुरू करता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बस यही चीखें मारता। यहाँ तक कि वो फैमिली जिन्होंने रहना था काफ़ी अरसा, अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद उस मकान के अंदर किसी ने देखने की जुर्रत ना की। वक्त गुजरता रहा। जिन्होंने कहानी भेजी है वो कहती हैं कि मुझे याद है, उसके बारे में कहती है, मैं शुगुफ्ता इमरान कह रही हैं कराची से, कि ये मैं गारंटी से नहीं कह सकती, लेकिन अब वो मकान ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म किया गया, उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे बनी, क्या बनवाई, किसको बुलाया गया, मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन अब वो मकान कराची में अपनी जगह पे नहीं है, उसकी जगह पे और बिल्डिंग्स बन गई हैं। लेकिन आज भी वो मकान मुझे इसलिए याद है, बचपन में वो मैंने मकान अपनी आंखों से देखा था। हम अंदर भी गए थे। मास्टर हनीफ जब वाला वहाँ पे रहते थे, उनके बच्चे थे, उनसे मिले भी थे। अब हम बड़े हो गए हैं, मास्टर हनीफ कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं, कुछ भी नहीं पता। मेरी खुद अपनी शादी हो गई है, मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन आज भी वो सारे मंजर जो मेरी आंखों ने देखे और फिर नानी के घर जाते हुए हमने सुने और बाद में पता लगे, आज भी ऐसा लगता है जैसे ये कल की बात हो। और जब आप इसको कहानी में सुनाएंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, क्योंकि आप कहानी सुनाते ही इस अंदाज में हैं। आप लोगों को कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।